क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई मुल्जिम ऐसा भी कह सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ लेकिन मुझे मौत की सज़ा चाहिए? तो ये कहानी है 2010 की, जहाँ एक युवक 33 साल का रहता है और उसने अपनी प्रेमिका की हत्या बेरहमी से कर दी थी। उसी के सिलसिले में उसे जब कोर्ट ले आया गया तो जज ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे खिलाफ़ इतने सारे सबूत मिले हैं, तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं, तुम्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इतना सुनते ही वो कहता है कि नहीं जज साहब, मुझे फांसी की सज़ा चाहिए तो चाहिए। सो हेलो, वेलकम गाइस, माई सेल्फ धीरज एंड दिस इज़ माई चैनल कहानी हाउस, सॉरी क्राइम हाउस, कट कर देंगे, ठीक। पुणे शहर के लोहे गांव का रहने वाला संतोष भूकन, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट जो घर वगैरह बनाते हैं। वहीं एक वैशाली नाम की लड़की थी जो उसी की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे रहती थी, जो 2008 से 32 साल से लेकर वैशाली के साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा था। जब वैशाली के साथ इसका रिलेशनशिप चल रहा था, इसकी खबर उसकी पति को हो जाती है। उसके पति को जब ये खबर मिलती है तो वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण उसे छोड़ देता है। उसे छोड़ने के बाद वैशाली और संतोष भूकन के बीच में अभी भी बातचीत हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता है, वैशाली संतोष भूकन को परेशान करने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन संतोष भूकन जो होता है वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसके अपने बच्चे भी थे। इतना कहने के बाद डेली की चिक से संतोष भूकन परेशान हो गया। उसने एक ऐसा मर्डर प्लान बनाया कि यहाँ महाराष्ट्र पुलिस तो क्या, FBI भी आ जाए ना तो उसके सबूतों का पता लगा नहीं सकती थी। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सुनते जाओगे तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक था, जब परेशान हो गया तो उसने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि उसने 70 किलोमीटर दूर एक पौधा गांव पड़ता है पुणे में, उस जगह उसने एक फार्म हाउस खरीदा, छोटा सा जगह खरीदा। उस जगह पर उसने एक फार्म हाउस बनाया। जब फार्म हाउस तैयार हो रहा था तो उसने वहाँ जितने भी वर्कर्स थे उन्हें बुलाकर वो बोलता है कि आप लोग बाथरूम छोड़कर सारे जगह टाइल्स मार्बल कर देना। और इसी बीच वो करीबन 10 अगस्त 2010 को वैशाली को फार्म हाउस पर ले आता है। जब वो वैशाली को फार्म हाउस पर ले आता है, उसे एक नींद की गोली देता है जो वैशाली को पता नहीं चलता। वो ड्रिंक के माध्यम से उसे पिला देता है। वैशाली जैसे ही उस ड्रिंक को पीती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो उसे एक रस्सी से बांध करके जान से मार देता है और जान से मारने के बाद वहीं वो दफना कर कॉन्क्रीटेड कर देता है। कॉन्क्रीटेड करने के बाद वो पुलिस को और उसके परिवार को गुमराह करने के लिए अपने एक वर्कर को बोलता है कि ये फ़ोन लो, जो वैशाली का होता है। वो फ़ोन वैशाली का होता है और वर्कर को दे देता है। वर्कर जाता है और उसमें लिखता है कि मुझे यौन संक्रमण हो गया है, यानी एड्स, और मैं अब आप सबसे दूर रहना चाहती हूँ। इतना मैसेज टाइप करके वो भेज देता है। जैसे ही वो मैसेज उसके परिवार वालों को डिलीवर होता है, उसके परिवार वालों 2-3 दिन बाद वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वो पुणे के एक थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद दरअसल बात यहाँ ये है कि जो संतोष भूकन होता है उसने वैशाली के नाम पर 2 सिम लिए हुए थे। एक सिम जो था वो वैशाली के नाम पे था और दूसरा सिम जो था, दूसरा जो नंबर था वो भी वैशाली के नाम पे था, लेकिन वो जो है वो संतोष भूकन यूज़ कर रहा था। वो अपने वर्कर को महाबलेश्वरम भेज देता है। जब महाबलेश्वरम वो वर्कर जाता है तो उसके साथ वो फ़ोन भी भेज देता है, जो फ़ोन उसके पास अभी तक था। ये सारी प्लानिंग जो थी पुलिस वालों को गुमराह करने की थी।
पुलिस वालों को गुमराह करने की प्लानिंग तो उसने ठीक बनाई थी, लेकिन जब उसके परिवार वालों ने पुलिस को कंप्लेन किया और पुलिस को कंप्लेन करने के बाद पुलिस जब ये गुमशुदगी की तलाश कर रही थी तो उसे ये पता चलता है कि संतोष फुकन जो है उसी शहर में वो अगल बगल घूम रहा है। अगल बगल मतलब उसी गांव में पौधा गांव में वो घूम रहा है। पुलिस यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो सिम का लोकेशन पता करती है तो वो उसे सारा दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाता है। पुलिस को जब ये पता चलता है और वो सबूत इकट्ठा करती है, वो डायरेक्ट संतोष फुकन के पास पहुंचती है। संतोष फुकन के पास जब वो पहुंचती है तो वो उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। एक बार में संतोष फुकन नहीं बताता है, जैसा कि सारे मुजरिम करते हैं, वो भी एक बार में नहीं बताता है। उसे भी लोग बहुत कड़ी टॉर्चर देना पड़ता है, तब जाके वो बताता है कि हाँ, पौधे गांव में मैंने जो है उसे दफनाया है। फिर पुलिस को वो लेके जाता है उस जगह अपने फार्म हाउस पे, जो 70 किलोमीटर वहाँ से दूर था। और सोचने वाली बात है कि इतने सब के बीच में वो यही सोच रहा था कि आखिर पुलिस मेरे तक पहुँची क्यों, कैसे, क्योंकि उसने प्लानिंग ऐसी कर रखी थी कि पुलिस भी और उसके घर वाले भी उसे उस जगह पे नहीं खोज सकते। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जितने भी एसआई रहते हैं या फिर कांस्टेबल रहते हैं, उन सब गवाहों के सामने उस लाश को निकालते हैं। जब लाश निकलती है तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि संतोष फुकन ने ही वैशाली का कत्ल किया है। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो तब आता है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहाँ जज रहते हैं, अदालत में जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं। जज कहते हैं कि ये सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। इतना सुनते ही संतोष फुकन बोलता है, जब उसे मौका दिया जाता है हमारे संविधान के हिसाब से कि अगर आपने जुल्म भी किया है तो आपको एक मौका बोलने का दिया जाएगा। तो जब उसे ये मौका दिया जाता है बोलने का, तो वो बोलता है कि ये सारे सबूत झूठे हैं, मैं इन्हें सिरे से नकारता हूँ, लेकिन मैं आपसे फांसी की मांग करता हूँ। जज पूरी तरह से हिल जाते हैं, वहाँ जितने लोग बैठे रहते हैं वो भी हिल जाते हैं कि दोषी पकड़ा गया लेकिन अपना दोष कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन वह ये मांग कर रहा है कि मुझे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। जब जज उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, तो उसका जवाब सुनकर सब कोई, जितने भी लोग वहाँ बैठे थे, वो थोड़े भौचक्के और हैरान हो गए कि कोई इतना मूर्ख और इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। उसने कहा कि सर, उम्र कैद की सज़ा के बदले जो है फांसी की सज़ा कोर्ट बहुत जल्दी सुनती है और 6 महीने में इसका फ़ैसला आ जाएगा, तो मैं फिर एक अपील कर सकता हूँ। सोचने वाली बात है यहाँ कि जब सारे सबूत आपके खिलाफ है तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। ये सब कहने के बाद 2015 यानी 2 साल बाद उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद सारे गवाहों और जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, वो सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए उसे फांसी की उम्र कैद की सज़ा दी गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा बस इतना ही है कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। एक चीज़ भुला गए, इसमें बहुत सारा चीज़ गड़बड़ हुआ है, लेकिन चले।